रिवाइज करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप देखें लेसन नंबर 1, द मूविंग फिंगर, रिटन बाय एडिथ वॉर्टन। अब सबसे पहले देखें एडिथ वॉर्टन किस तरह की राइटर थी, कहाँ पे पैदा हुई है। तो मैं आपको मुख्तसर बताऊंगी क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुकी हैं। जस्ट अब आपको मुख्तसर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही बताऊंगी। तो सबसे पहले देखें एडिथ वॉर्टन वाज बोर्न इन 1869 इन न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। अमेरिका में एडिथ वॉर्टन पैदा हुई थी। 1862 में ये पैदा हुई थी। शी इज ऑथर ऑफ मोर देन 40 वॉल्यूम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, नॉन फिक्शन। तो इस तरह के इसके देखिए इसने 14 वॉल्यूम जो ना वो लिखे हैं, उसमें इसकी शॉर्ट स्टोरी शामिल है, पोइट्री है, नॉन फिक्शन है। तो कब पैदा हुई थी? शी वॉज बोर्न ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर जो है उसके दौरान ये पैदा हुई थी। अब देखते हैं नेचर के लिहाज से इसका वर्क कैसा है, किस टाइप की राइटर है। नेचुरली गिफ्टेड स्टोरी टेलर, दास्तान को है। वॉर्टन रोट नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, इसने नॉवल लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। नोटेबल फॉर देयर विविडनेस, वजाहत से लिखती हैं, विविडनेस होता है वजाहत से लिखना। स्टाइल, आयरनी एंड विट, स्टाइल होता है तंज करना, आयरनी तनकीद करना, एंड विट, विट होता है अकल का इस्तेमाल करना। ये अकल का इस्तेमाल करते हुए अकली लिहाज से फिक्रा लिखती हैं और जिसमें स्टाइल करती है, तंज करती हैं। हर कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स, इसके जो करेक्टर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसा कि आप इसमें आपने पढ़ा है, इसमें मूवी फिल्म में आपने देखा है कि कॉम्प्लेक्स स्केल्स में करेक्टर पेश किए हैं, चैलेंजिंग एंड रिवार्डिंग होते हैं। वाइल हर ओन लाइफ इलिस्ट्रेट द डिफिकल्टीज ऑफ अ वुमन। तो यहाँ तक कि ये डिस्कस करती है कि अपनी ज़िंदगी को जो है उसकी अक्कासी करती हैं। तो बहुत से करेक्टर ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं और उसके थ्रू ये वुमेन्स की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको बयान करती है। तो ये इसका बेसिक आइडियाज़ होता है, इस तरीके से ये लिखती हैं। नेक्स्ट इसके कुछ मेजर वर्क्स हैं। इंटेलेक्चुअल राइटर हैं, अमेरिकन राइटर है और फिलैंथ्रोपिस्ट है, लोगों से मोहब्बत करने वाली है। जी नेक्स्ट देखिए आप इसकी समरी हम डिस्कस करते हैं दी मूविंग फिंगर की। समरी ऑफ द स्टोरी, मिस्टर ऑलिव ग्रेंसी वाज married to his first wife, Mr. Grancy, Miss Grancy, who was a proud woman। अब देखिए उसकी जो पहली वाइफ थी, उसने जिससे पहली औरत से शादी की थी मिस ग्रेंसी से, वो क्या थी? एक प्राउड वुमन थी, अपने बेफक्र महसूस करती थी, गरूर करती थी। शी वॉज अ हार्श वुमन हु कंट्रोल्ड हर हस्बैंड ऑल द टाइम। वो एक सख्त किस्म की वुमन थी जो कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती थी। आफ्टर हर डेथ, अब उसकी डेथ के बाद क्या होता है? मिस ग्रेंसी मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम। अब देखिए आफ्टर द डेथ मिस्टर ग्रेंसी मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, वो सेकेंड टाइम वो दोबारा से शादी करता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अब मैं पॉइंट आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी किसके गिर्द बेसिकली घूमती है। मिस्टर रॉल्फ ग्रेंसी की खूबसूरत वाइफ, पहली जो उसकी बीवी है और दूसरी जो बीवी है उसके गिर्द घूमती है। तो उसकी जो पहली वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज और बदतमीज़ थी, इसलिए दूसरी जो बीवी है किसी नेमत से कम ना थी, वो नहायत खूबसूरत खतून थी, इसलिए वो इससे प्यार करता था। इसका एक दोस्त पेंटर था जिसका नाम क्लिटन था, वो अपनी बीवी का पोर्ट्रेट बनाने को कहता है। उसी तरह उसकी बीवी और पेंटर जो ना वो आपस में इनके रिलेशनशिप कायम होते हैं। कुछ अरसे बाद खुद उनका इंतकाल हो जाता है और हला से दिल बर्दाश्ता होकर ऑलिव ग्रेंसी बैरून मुल्क चला जाता है। अब देखिए कुछ हालात इस तरह के थे कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है। वापस आके वो क्या करता है कि अपनी बीवी के पोर्ट्रेट के साथ खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ा हो चुका है। लिहाजा वो पेंटर से कहता है कि वो उसकी वाइफ का जो पोर्ट्रेट है दोबारा बनाने को दरख्वास्त करता है। लेकिन जब वो दोबारा करता है आखिर में ऑलिव ग्रेंसी मर जाता है और पेंटर पोर्ट्रेट को दोबारा अपनी कैलगरी में रख लेता है और यूँ वो अपनी पहले जो उसके जो उसको पसंद करता था मिस ग्रेंसी को, दोबारा उसको हासिल करने में कामयाब हो जाता है। मीन यहाँ पे देखें जो क्लेडन है वो उसका सच्चा दोस्त था, लेकिन वो क्या करता है उसको भी धोखा देता है। अब देखें मिस्टर ग्रेंसी जो है
वो बहुत ही अच्छा इंसान था, एक मुखलिस प्रोटैगनिस्ट उसने पेश किया है हमारी राइटर ने। और उसके पहले जो वाइफ ऑफ वॉर्स किस्म की औरत थी, दूसरी वाइफ जो है वो बहुत ही हमदर्दाना किस्म का उसका बिहेवियर था और बहुत अच्छी जो वाइफ थी। तो इसके थ्रू कम्प्लेक्स उसने करेक्टर बताए हैं, उसके जरिए हमें राइटर ने डिफरेंट एंगल से जो स्टोरी है उसको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, करेक्टर ऑफ द स्टोरी मिस ग्रेंसी। शी इज अ प्राउड वुमन हु इज हार्श एंड कंट्रोलिंग हर हस्बैंड ऑल द टाइम। मिस ग्रेंसी जो है वो हार्श किस्म की वुमन थी, सख्त खतून थी, अपने पे फख्र महसूस करती थी। वो हर वक्त उसका वो क्या करती थी, कंट्रोलिंग हरासमेंट ऑल द टाइम, उसकी हर वक्त कोशिश होती थी कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल की एक हमें राइटर ने क्लू दिया है, एक थीम जो हमें बताई है। सेकंड कैरेक्टर देखें, द सेकंड मिस ग्रेंसी, शी इज ब्यूटीफुल बिलाइंग हर एज। शी इज इनोसेंट एंड चार्मिंग टू, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिलकश है। However, she falls in love with क्लेडन, और वो क्लेडन को पसंद करती है। नेक्स्ट देखें मिस्टर ग्रेंसी, ही लव्स बोथ हिज वाइफ, वो अपनी दोनों बीवी को पसंद करता है। मिस्टर ग्रेंसी इज वन हु फेस ऑल ट्रबल्स विद अ ब्रेव हार्ट, वो ऐसा शख्स है जो जितनी भी मुश्किलात इसमें आती हैं उनकी लाइफ में, वो उनको कैसे फेस करता है, ब्रेव हार्ट, बहुत ही बहादुर जैसे इंसान, जैसे वो बहादुर शख्स जैसा दिखाई देता है। क्लेडन इज अ पेंटर फ्रेंड ऑफ मिस्टर ग्रेंसी, मिस्टर ग्रेंसी का जो फ्रेंड है वो कौन सा है, क्लेडन उसका दोस्त है। ही वॉज ट्रू अबाउट हिज फ्रेंडशिप, वो अपनी दोस्ती में बहुत ज़्यादा ट्रू है, सच्चा है। टिल ही मीट्स द सेकंड मिस ग्रेंसी एंड फॉल इन लव विद हर, तब तक वो उससे सिंसियर रहता है जब तक वो सेकंड मिस ग्रेंसी से नहीं मिलता और फॉल इन लव उनमें लव में मुब्तला नहीं होता। यहाँ पे राइटर ने इसके इन क्लेटन कैरेक्टर के जरूर बताया है, जरिए बताया है कि लोग कैसे अपने जो सच्चे दोस्त हैं उनको भी कैसे धोखा देते हैं। डिस्कस द थीम ऑन द स्टोरी द मूविंग फिंगर, तो इसमें देखें मैंने आपको पहले जो थीम बताई है कि थीम ऑफ कंट्रोल, कि कैसे वो मिस ग्रेंसी पहले अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है। सेकंड एक थीम ऑफ लॉनलीनेस, लॉनलीनेस बताई है कि मिस्टर ग्रेंसी जो है वो लॉनलीनेस तन्हाई महसूस करता है अपनी पहली वाइफ की डेथ के बाद। नेक्स्ट देखें थीम ऑफ हमें क्लैश, पैशन और डिपेंडेंसी जो थीम्स हैं वो भी मिलती हैं कि कैसे जो लोग हैं कैरेक्टर में एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। तो ये थी इस स्टोरी की थीम्स, ये था हमारा लेसन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं लेसन नंबर 2। पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है सरदनी वास्टर, लिखी किसने है, हेक्टर ह्यूग हग मैनरो, और इसका निक नेम क्या था, सिकी के नाम से ये मशहूर था। तो सबसे पहले इसकी भी मुख्तसर बायोग्राफी देखते हैं। हेक्टर हग मैनरो जनरली नोन एज अ सिकी, सिकी के नाम से मशहूर था। कहाँ पे पैदा हुआ था, वाज बोर्न इन बर्मा ऑन दिसंबर 1817 में ये पैदा हुआ था। किस किस्म का राइटर था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लिखता है। सिकी हैडा किस किस्म का बेसिक ये तंज करता है, मोकरी करता है किस पे, द पॉपुलर कस्टम एंड मैनर्स ऑफ एडवर्डियन इंग्लैंड। अब एडवर्ड जो किंग था उस दौर में, जो उस दौर का इंग्लैंड था, उस सोसाइटी पे तंज करता है किन पे, उनके मैनर्स, अंदाज के लिहाज से, कस्टम के लिहाज से, किस किस्म की रवायात और तब लोगों को किस किस्म के फैशन थे, किस किस्म के कस्टम थे, उस पर ये तनकीद करता है। नेक्स्ट देखें समरी इसकी, देखिए समरी ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहले समरी में बताया इसने क्या बताया हुआ है। द स्टोरी इज अबाउट 10-year-old बॉय नेम कॉन्ट्रेंडर हु इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिजीज। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के मतलब है जो कि एक जहनी बीमारी में मर्ज में मुब्तला है। The doctor are of the view that he is supposed to live only 5 years more. डॉक्टर ने किस चीज़ का कमेंट, डॉक्टर ने बताया कि ये जस्ट क्या है, 5 साल मजीद जिंदा रहेगा। तो ये वो लड़का अपनी कज़न जो है ना रोप के पास रहता है। इसकी कज़न इससे अच्छे सलूक नहीं करती और हर मौके पर इसे नजरअंदाज करती है, इसकी जिसकी वजह से लड़का दिल बर्दाश्त हो जाता है और अपनी मसरूफियत का तयन करता है। कैसे वो तयन करता है, बेसिकली दो एनिमल्स रखता है। इसमें एक तो उसके पास एक हैन होती है, एक मुर्गी, और एक न्योला होता है फ्रेट। वो उसने कहाँ पे रखे हुए हैं, अपने गार्डन में रखे हुए हैं। लड़का अपने न्योले को भगवान मानता है, इस पर चढ़ावे चढ़ाता है, इससे मनते मांगता है। इसकी कज़न को जब मालूम होता है कि वो अभी भी वहाँ वक्त गुजारता है, तो वो देखने जाती है कि अब वो किससे बातें करता है।
लड़के को जब मालूम होता है कि इसकी कज़न स्टोर में गई है तो वो भगवान से दरख्वास्त, यानी भगवान कौन है, इसका नेओला जो उसका है फ्रेट है, उससे दरख्वास्त करता है कि वो इससे मार डाले। थोड़ी देर बाद वाकई उसकी कज़न की चीखों की आवाज़ जो है ना वो सुनाई देती है और वो नेओला जो फ्रेट है स्टोर से बाहर निकलते हुए देखता है कि उसका जो मुंह है खून लुदा है, मीन कि वो अपनी उसकी जो कज़न है उसको मार देता है। तो लड़का मुस्कुराता है, मुलाजमा इसे इसकी कज़न के मरने की इतला देती है। तो इसमें समरी में बेसिक जो दो करेक्टर हमें नजर आए, एक लड़का, एक उसकी जो कज़न है डीरो, जो कि बेसिकली क्या है, एंटी सोशल करेक्टर दिखाया गया है। वो क्या है, वो चाहती नहीं कि वो लड़का जो करना चाहता अपनी ज़िंदगी में उसको वो नहीं करने देते। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी। Correndo, the central character in the story, Sridhani Foster is a sensitive child who uses his active imagination to deal with his painful situation. कहानी में करंडो का किरदार हसास है जो मुश्किल सूरत हाल में तसव्वुर ख्याल से काम लेता है। बहस करें। राइट अ नोट ऑन द करेक्टर करंडो इन द स्टोरी सर्जरी वास्टर। इसमें लड़का जो है, जो मेन हमारा करेक्टर है करंडो, उसके करेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज करंडो। ही इज अ यंग बॉय ऑफ 10 साल का बच्चा है who suffer from mental disease, जो कि बीमारी में मुब्तला है। he lives मिस डी रोप के यहाँ रहता है जो कि उसकी कज़न है, who is his cousin and guardian, बट द प्रॉब्लम विद हिम, मीन की प्रॉब्लम उसकी ये है कि वो जो करना चाहता है, उसकी जो आंटी है उसको नहीं करना देती, कज़न उसकी, वो बेसिकली चाहती है कि उसको इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। उसको फ्रेंड जो फ्रेंड है, उसका न्योला है या हैन है, उसको बेसिकली अपना गॉड नहीं मानना चाहिए, उसकी वर्शिप नहीं करनी चाहिए, उसको वो जस्ट बीमार है और उसको अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। नेक्स्ट देखें डिस्क्राइब द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में कौन सी थीम डिस्कस की है। सबसे पहले देखें थीम ऑफ एस्केपिज्म। सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस आपको कैसे नजर आएगी। मिस डी रोप के जो करेक्टर है उसमें आपको सेल्फिशनेस नजर आएगी। वो एक सेल्फिश वो पूर्ण है, वो जस्ट अपना ही सोचती है और दूसरों की एक्टिविटी के बारे में वो नहीं सोचती। रिवेंज। रिवेंज जो भी दूसरी थीम है उसके बारे में बताया गया है। रिवेंज आपको कैसे नजर आता है, उसके कज़न वो जो लड़का है उसके थ्रू नजर आता है कि वो दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और लास्ट पे रिवेंज का आपको बेटर रिजल्ट नजर आएगा कि जब कॉन्ट्रोडो का जो फ्रंट है वो उसकी अपनी कज़न को किल कर देता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। ये और दूसरी थीम जो डिस्कस की गई है कि वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ गुजारना चाहते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 देखें जो पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है। द प्रिजन, रिटन बाय, किसने लिखी है, बर्नार्ड मलमोट। अब ये देखें कहाँ पे, ये भी बेसिक न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। बर्नार्ड मलमूट वाज बोर्न ऑन अप्रैल 26 1914 इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बेसिकली ये पैदा हुआ था। इसने बहुत सी शॉर्ट स्टोरी और नॉवल लिखे हैं। सबसे पहले देखें इसकी जो समरी है वो डिस्कस करते हैं। तो समरी में आप देखें कि राइटर ने हमें क्या बताया है। बेसिकली राइटर ने इसमें हमें एक करेक्टर के बारे में बताया है, टॉमी के बारे में। तो टॉमी का करेक्टर आपको जो समरी में बहुत से नजर आएगा। आपको समरी पढ़ाती हूँ। समरी में देखें, राइट डाउन द समरी ऑफ द स्टोरी द प्रिजन। समरी में देखें आपको टॉमी का जो करेक्टर वाजे तौर पे नजर आएगा। टॉमी कैसल जो है वो द सेंट्रल करेक्टर इन द स्टोरी। सेंट्रल करेक्टर स्टोरी में वो क्या, इन प्रिजन में कैद है, किसमें, इन द कैंडी स्टोर इन विच ही हैज वर्कड फॉर अ डिकेड। अब देखिए एक अरसे से वो वहाँ पे कहाँ काम कर रहा है, कहाँ पे, कैंडी स्टोर में, इसका एक स्टोर है। अब नेक्स्ट देखेंगे ये जो हमारा करेक्टर है ये भी एक कैदी है। अनसर्टन ऑफ अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, पुरउम्मीद मुस्तकबिल की गैर यकीनी इसकी सूरत हाल है। ही अंडर इन immoral एक्टिविटीज लाइक इंडल्जिंग इनटू रिवेलरीज। वो क्या है, गैर अखलाकी किस्म की सरगर्मी में मलबूस होता है। बट ही हैज सिंपैथेटिक हार्ट, लेकिन उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा हमदर्द है। नेक्स्ट एक लड़की का भी इसमें बताया हुआ जो कि क्या करती है, चोरी करती है। यंग जो गर्ल बताई गई है उसकी शॉप पे आती है और वो चोरी करती है। और एक दिन वो क्या करती है, जब वो चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, शी इज गॉट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथों पकड़ लेते, लेकिन पकड़ता कौन है, उसकी जो वाइफ है वो उसको पकड़ती है। लेकिन टॉमी का क्या ख्याल है, इट शोज दैट टॉमी माइट आल्सो हैव
पास थ्रू द सेम चाइल्डहुड ऑफ डिप्रेशन। अब देखें टॉमी ने बेसिक उसको पकड़ा नहीं है, वो रोजाना ही देखता है कि वो लड़की आती है और कैंडी स्टोर से कैंडी जो है चोरी करती है, लेकिन उसने उसको पकड़ा नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि वो, क्योंकि उसने खुद जो है ना महरूमी का बचपन गुजारा था, इसलिए वो समझता है कि ये लड़की भी क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, और इस वजह से वो उसको नहीं पकड़ता। लेकिन उसकी जो वाइफ है उसको पकड़ लेती है और उसको सजा भी देती है। Next, I can explain the significance of the title, The Prison. The title of this short story, The Prison, defines किस चीज़ की डिफाइन करता है, तारीफ करता है, a limit for every character to act within the social circle. समाजी जो दायरा कार है उसके बारे में बताता है कि लोग जो है कैसे जिंदगी कार है, उनका समाजी दायरा बना हुआ है और वो दायरे के अंदर रह कर जिंदगी गुजारते हैं। उसमें बहुत सी मिसालें मैंने आपको दी हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, टॉमी की है, जो कि अपनी कैंडी शॉप पे बस काम करता है। सेकेंड देखें जो यंग गर्ल है, रेड टंग गर्ल जो है, वो क्या करती है, सुरख जबान वाली लड़की जो है वो चोरी करती है, उसकी दुकान पे आती है और उसको चोरी करने के जुनूनी हद तक उसको शौक है कि वो चोरी करे। तो ये उसने बताया। थर्ड जो उसकी वाइफ है जो कि घर में ज़िंदगी गुजार रही है, वो भी टॉमी के साथ खुश नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो टाइटल है उसको सिग्निफाई करता है कि जितने भी लोग हैं स्टोरी में वो प्रिजन के तौर पे, कैदी के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द प्रिजन एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ कन्फाइनमेंट एट वेरियस लेवल इन आवर लाइफ। डिस्कस। कहानी कैद के तस्वर को हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदरात से अखज़ दराफ्त किया गया है, बहस करें। डिस्कस प्रिजन एज अ मेटाफोर इन द प्रिजन। कहानी कैद को बतौर इस्तारा बहस करें। द प्रिजन डेमोन्स्ट्रेट हाउ होपलेसली वी गेट ट्रैप्ड बाय आवर ओन डिसीजंस। ये कहानी हमें ये भी इस चीज़ का भी हवाला देती है कि कैसे हम अपने ही बचाए हुए जाल में हम या अपने ही फैसले किए उसमें कैसे हम फंस सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड स्टोरी द प्रिजन इज अबाउट मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल कन्फाइनमेंट मैंने आपको बताया था। मेटाफोरिकल एक तकनीक है, अदबी जो डिवाइस यूज़ की गई है। इसमें जैसे देखिए सिमली होता है चांद की तरह, तो मेटाफोर हम कहते हैं चांद की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि चांद ही हम कह रहे थे किसी बंदे को, या शेर की तरह बहादुर नहीं बल्कि कहते हैं वो शेर है। तो इसमें मेटाफोरिकली जितने भी करेक्टर हैं उसमें बताया गया कन्फाइनमेंट में है, बेजा कैद में हबस में रखा गया, उनको कैद में रखा गया, वो अपनी ज़िंदगी जो है उसी के गिर्द गुजारते हैं। ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड और सर्कमस्टांस रोड, अपने जो हालात हैं अपनी दुनिया में वो कैद हैं। जैसे देखो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज imprisoned in the bond of marriage as he gets married to lady whom he does not like much। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसी औरत से उसकी शादी हुई जिसको वो पसंद नहीं करता, और सेकंड देखें वो क्या है शॉप में काम करता है, उसी की वो कैद है। थर्ड देखें वो जो लड़की है वो उसी की अपने दायरे के गिर्द कैद है कि वो चोरी करती है। और उसकी वाइफ को देखें, टॉमी की वाइफ को देखें, वो क्या करती है, वो उसको टॉमी को पसंद नहीं करती लेकिन उसके साथ वो रहती है। नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है। बिलिनम, रिटन बाय, किसने इसको लिखा है, J.G. Belrod। He was born on 15 November 1930 in a tiny city Shanghai। शंघाई में पैदा हुआ था 1930 में। He died on the 19 April 2009 in London, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इसकी डेथ हुई थी। इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। फर्स्ट देखें हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में सबसे पहले देखिए वार फीवर 1990 में ये इसने लिखी थी। कंटेन्स, इसमें बहुत से उसने ह्यूमरिस्टी पेश की है, और नहलिस्टिक मेडिएशन है उसकी। नहलिस्टिक बेसिक वो ऐसे लोग होते हैं जो कि खुदा का जो वजूद है उसको नहीं मानते। इस तरह की इसकी जो मेडिटेशन है वो बताई गई है, सोचें इसकी बताई गई हैं। और नेक्स्ट देखिए अब हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। तो समरी में देखें बेसिकली इसमें द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीज टू 30 मिलियन। इसमें बेसिक उसने बताया है कि मुस्लिम क्या हो सकता है कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, 30 मिलियन तक हो सकती है। इट इज़ अबाउट 21st सेंचुरी, कब होगी, 21वीं सदी तक। पीपल हैव टू लिव इन रूम ऑफ 3.5 to 4 स्क्वायर मीटर्स, रूम में लोगों को रहना पड़ेगा। और दुनिया की रोज़ बढ़ती हुई आबादी की वजह से राज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं।
शहर की तमाम तारीखी इमारत और गिरजाघर रहायशगाहों में तब्दील कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब आबादी इतनी होगी, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो इमारतों और गिरजाघरों को रहायशगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। मगर फिर भी रहायश गाहें जो सुकड़ती चली जा रही हैं। हुकूमत ने एक आदमी के लिए 3 से 4 मरबा मीटर की रहायश गाह मंजूर कर रखी है। मीन के 3 से 4 मीटर से ज़्यादा जो रहायश गाह वो लोग नहीं रख सकते। मगर आबादी में इजाफे की वजह से इसमें मजीद कमी पर गौर किया जा रहा है। मीन की आबादी अगर ज़्यादा है होगी तो फिर इस पर भी गौर किया जाएगा कि इसको कम कर दिया जाए। जॉन और हेनरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दो करेक्टर जॉन और हेनरी अखबार में इश्तिहार पढ़ते हैं, वो किसी कुशादा रहायशगाह की तलाश में हैं। वो चाहते हैं कि किसी कुशादा जो बड़ी जो रहायशगाह है उसको तलाश किया जाए। जॉन वार्टन एंड हेनरी रोस्टर are two main characters in the story that are kicked out of their houses, जिनको घरों से निकाल दिया गया है और वो क्या करते हैं, एक कुशादा किस्म के घर की तलाश करते हैं। फॉर डेट पर्पसेस, मकसद के लिए वो क्या करते हैं, स्कैन क्लासिफाइड एड्स इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और डिफरेंट जो न्यूज़पेपर से वो इश्तिहार पढ़ते हैं, वो किसी रहायशगाह की तलाश में है। आखिरकार वो निस्बतन कुशादा कमरा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये कुशादा कमरा हासिल करने का भी उनका एक मकसद था। उनका ये मकसद था कि वो लोगों को रेंट पे देंगे और वहाँ से लोगों से किराया हासिल करेंगे ताकि वो पावर हासिल कर सके, अमीर हो सके। मगर बाद में वो अपने फ्रेंड को भी साथ रहने की दावत देते हैं, जो अपने खानदान को भी साथ ले आती हैं, जिससे सूरत हाल दोबारा ख़राब हो जाती है और इन्हें इतनी ही जगह मैसर होती है जितनी इस कमरे को हासिल करने से पहले थी। मीन के कुछ ज़्यादा कमरा तो मिला है, लेकिन जब वो इनवाइट करते हैं किसको, अपनी दो फ्रेंड्स को, जॉर्डन एंड हेलन को, जब वो इनवाइट करते हैं, बट सून दे इनवाइट देयर टू क्लोज फ्रेंड्स, जब अपने दो दोस्तों को, जॉर्डन एंड हेलन, लेटर दे अलोंग विद फैमिलीज मूविंग, वो कैसे आती हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आ जाती हैं। तो फिर क्या होता है इनके साथ, क्या इनको रहने की जगह जो कम मिलती है और इतनी जगह मिलती है जितनी वो पहले जगह में, जितनी रूम में रहते थे। सो बोथ करेक्टर्स हैव टू लिव इन एनवायरनमेंट लाइक दैट दे हैड गुड रीड ऑफ, और दोनों करेक्टर को वैसी जगह पे रहना पड़ा था जैसी जगह को उन्होंने पहले छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। डिस्कस द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी बिलियन बाय जे बेलराट। कहानी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस करें, तो उसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स थीम्स बताई थी। ओवर पॉपुलेशन, लॉस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का खत्म हो जाना। द थर्ड थीम ऑफ द स्टोरी इज पावर, पावर का हासिल करना। तो देखिए द मेन थीम्स ऑफ द बिलियन आर ओवर पॉपुलेशन, का आबादी का ज़्यादा बढ़ जाना। जब आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी किस किस्म के मिसाइल होंगे, लोगों के पास रहने के लिए जगह मौजूद नहीं होगी। वो सी दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ डिप्रीव्ड ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सिटी फ्रॉम बेटर एंड हाउसेस। अब देखिए जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों के पास रहने के मसाइल होंगे, लोग जो है ना वो अच्छी तरीके से, उनके पास छोटे कमरे होंगे, कुशादा किस्म की रहायश मैसर नहीं होंगी। नेक्स्ट थीम देखिए, द अदर थीम ऑफ द स्टोरी इज लॉस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का खो जाना। मैनी पीपल हैव टू लिव विद अदर इन अ रूम, जब बहुत से लोग एक कमरे में रहते हैं तो इंसान की प्राइवेसी वो खो देता है अपनी प्राइवेसी। इसमें देखिए कौन कौन से लोग रहते हैं, जॉन वार्टन, हेनरी रोजर वांट टू गेट रिड ऑफ सच सिचुएशन। वो लोग रहते तो हैं लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन से निजात हासिल करना चाहते हैं। अब दो लोग तो रहते हैं लेकिन अपने दोस्त को भी वो जब इनवाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ मौजूद होती हैं। नेक्स्ट अगेन थर्ड थीम ऑफ द स्टोरी इज पावर, व्हेन जॉन वार्टन एंड हेनरी रोस्टर गेट एक्स्ट्रा स्पेस, जब वो ज़्यादा जगह हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली पावर हासिल करना चाहते हैं। दे फील दमसेल्व्स पावरफुल, कि वो अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। तो इसके जरिए राइटर ने हमें क्या किया, इन दोनों करेक्टर के जरिए हमें बताया है कि थीम ऑफ पावर बताई है। और इसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं, जब वो इनवाइट करते हैं अपने दोस्तों को तो उनके इनवाइट करने का ये मकसद क्या होता है, अर्निंग मनी, वो पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो पावर हासिल कर सकें। नेक्स्ट लेसन नंबर 5 देखिए, रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन सिटी, जो कि पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। लिखा इसको किसने, रिटन बाय डोरस लिसिंग। डोरस में लिसिंग वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 22 1990, 1919 में ये पैदा हुई थी। इन ईरान, ईरान में। शी डाइड ऑन नवंबर 17 2013 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में ये इसकी डेथ हुई थी। ये बेसिक ऐसी राइटर थी जो कि स्टाइल करती है स्टुपिडिटी ऑफ द पीपल, लोगों की हमाकतों पे
स्टाइल ऑन द पीपल, लोगों की जो हमाकतें हैं या बेवकूफ़ियाँ उन पे ये तनकीद करती है। During the post-war year, listening became increasingly disillusioned with the communist movement. कम्युनिस्ट मूवमेंट की वजह से ये मायूसी का शिकार हुई थी। कब? ड्यूरिंग द पोस्ट वार ईयर से पहले। In June 1995, she received an honorary degree from Harvard University. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनको 1995 में ऑनरी डिग्री जो है वो भी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बहुत से अवार्ड हासिल किए थे। रिपोर्ट ऑन द थर्ड सिटी में सबसे पहले देखिए इसकी समरी देखते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी में देखें, आ स्पेसशिप ऑफ एलियंस लैंड ऑन द अर्थ, द सिटी इज सैन फ्रांसिस्को इन 1971। बेसिकली जो सिटी ने डिस्कस किया है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे 1971 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला आया था और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, कुदरती आफत की वजह से लोगों की डेथ हुई थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए राइटर ने ये स्टोरी लिखी है। दे आर देयर टू वार्न द पीपल ऑफ द सिटी अबाउट द ग्रेट नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक। तो वहाँ पे जो एलियंस आते हैं वो बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए आते हैं कि उनको बहुत बड़ी कुदरती आफत यानी जल्जले का सामना करना पड़ सकता है। तो इनका इरादा क्या है? बेसिकली ये लोग आते कहाँ से हैं? नामालूम सियारे के लोग जमीन पर उतरने का प्रोग्राम बनाते हैं। इनका इरादा है कि वो शहर के लोगों को आने वाले खौफनाक जल्जले से खबरदार करें ताकि वो इससे बचने के लिए पेशगी इंतजाम कर लें। जमीन पर उतरने से पहले इन्हें काफ़ी तैयारी करना पड़ती है, बलाखिर वो जमीन पर उतरने में कामयाब हो जाते हैं। नामालूम मखलूक के अफराद शहर की गलियों में इंसानों के रूप में मुख्तलिफ बुजुर्ग, बच्चों और नशे के आदि अफराद से मिलते हैं और इन्हें आने वाले जल्जले से खबरदार करते हैं। मगर इनकी हैरानगी की कोई हद नहीं रहती जब इन्हें मालूम होता है कि ये लोग पहले ही जानते हैं कि किसी जल्जला आने वाला है, कोई जल्जला। इसके बावजूद वो कोई इंतज़ाम नहीं करते बल्कि अपने दुश्मन ममालिक रूस और चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में मशगूल होते हैं। लोगों के बेहिस रवैये से तंग आकर दूसरे सियारे के अफराद वापस चले जाते हैं और चंद इंसानों को तजर्बात की खातिर अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। A report on the threatened city is a social and political style. Do you agree? Explain your answer. खतरे में घिरे शहर पर रिपोर्ट एक समाजी और सियासी तंज है। सोशल एंड पॉलिटिकल स्टाइल, कैसे ये तंज है इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द स्टोरी आ रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन्ड सिटी बाय लिस्टिंग एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल स्टाइल। समाजी और सियासी तंज से मतलब उसकी कहानी है खतरे में शहर। बहस करें। स्टाइल इज द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी और रिडिकल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल स्टुपिडिटी और विसेस। लोगों की जो बुराइयां हैं, हमाकतें हैं, उनको उनकी वजाहत करना, उसका मजाक उड़ाना। पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड अदर टिपिकल इश्यूज। मखसूस किस्म के जो मसाइल हैं या हम असर जो सियासतदान है या सियासत है उस पर तनकीद करना। द स्टोरी रिपोर्ट ऑन द थर्ड सिटी इज फुल ऑफ स्टाइल, स्टाइल से बड़ी हुई है। कैसी स्टाइल है? फर्स्ट देखें, वी कम टू नो दैट एलियंस कम फ्रॉम अ प्लैनेट टू वार्न द इनहेबिटेंट ऑफ द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए, एलियंस आते हैं दूसरे सियारे से लोगों को वार्न करने के लिए। किसके? इस सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है अमेरिका का, उसके बशिंदों को वार्न करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे कुछ तबाही हो सकती है। दे आर देयर टू वार्न देम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। वो कहाँ पे वो जस्ट इनको नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफत के बारे में बताने के लिए आते हैं। दैट विल अप्रोच सून, जो कि जल्द वाक़ होगी। दे ट्राई टू कन्विंस, उनको माइल करने की कोशिश करते हैं। देम टू मेक प्रिपरेशन टू अवॉइड, अब वो क्या कहते हैं, अवॉइड कस्टडीज। अब वो बताते हैं। तो ये था पहला स्टाइल। सेकंड देखिए, वी फाइंड अनदर एग्जांपल स्टाइल इन द स्टोरी। सेकंड जो स्टाइल है तंज है, व्हेन एलियंस कम टू नो दैट द अथॉरिटीज आर नो इंटरेस्टेड इन द सेविंग द सिटी फ्रॉम अर्थक्वेक बिकॉज दे आर बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट देयर एनिमी। सेकंड जो स्टाइल है उन लोगों पे जो हाई अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन पे स्टार्ट किया गया, तंज किया गया है
कि उनको इस कुदरती आफत के ज़लज़ले के बारे में बताया गया, लेकिन वो बिज़ी किस चीज़ में है, वो जंगों में बिज़ी हैं और उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हमने जो अपने एनिमी जो उनके दुश्मन मुल्क है उनके खिलाफ जंगों में वो बिज़ी हैं। थर्ड देखिए, अनदर एग्जांपल स्टाइल इज दैट सीक्रेट एजेंसीज ऑफ अमेरिकन आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अमेरिकन की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, उनको दुनिया में बेहतर माना जाता है, बट दे आर अनएबल टू फाइंड ट्रूथ अबाउट द अराइवल ऑफ एलियंस। लेकिन वो क्या है, इस काबिल ही नहीं है कि वो एलियंस कहाँ पे आए उनको पहचान सके। दे रिपोर्ट दैट स्पेसशिप बिलोंग्स आइदर टू चाइना और टू रशिया। वो कहते हैं ये जो स्पेसशिप है वो या तो चाइना का है या रशिया का है। दे फर्दर स्टॉप पीपल गोइंग टू द प्लेस वेयर स्पेसशिप हैड लैंडेड, और वो लोगों को अवॉइड करते हैं कि वो उस जगह पे ना जाए जहाँ पे स्पेसशिप ने लैंड किया है। दे इवन वार्न देम दैट देयर इज रेडिएशन ऑल अराउंड, वो लोगों को कहते हैं कि वहाँ पे तापगारी हो सकती है। तो ये लोगों पे स्टार्ट किया गया था, उन लोगों पे स्टोरी लिखने का मकसद लोगों पर तनकीद का निशाना राइटर ने बनाया था।